चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे जो है कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि सब कुछ क्लियर है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो दरअसल SDEO फेज़ 2, उसमें इंग्लिश ऐसे है और जीके है। पहले जीके फेज़ 1 में रखा गया था, अब उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि अगले फेज़ में लेंगे। इस फेज़ 1 में आपका ला हो चुका है। आज हमने ऐसे के ऊपर बात करनी है और कल इंशाल्लाह, अगर आज हमारा ऐसे वाइंड अप हो जाता है तो कल इंशाल्लाह हम जीके के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तमाम लोग, कल ही मुझे किसी अथेंटिक वे से पता चला है कि जो एग्ज़ाम है और रिज़ल्ट वो जल्दी रिज़ल्ट आने के और अगला जो पोर्शन है फेज़ 2 उसके जल्द होने के अमकानात हैं। उसी लिहाज से हमने चूँकि 4-5 तारीख के बाद मैंने सोचा था कि एक वीक हम क्लास करेंगे और एक वीक क्लास के बाद फिर हम एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ऐसे के ऊपर जितना पॉसिबल हो सका आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया जाएगा और उसके बाद कल या फिर अगर ऐसे का कुछ पोर्शन रह गया तो वो करवाने के बाद फिर जीके के ऊपर भी इसी तरह कॉम्प्रिहेंसिव सी क्लास होगी। तो यहाँ जो लोग पूछ रहे हैं कि क्लास कितने बजे तक है, तो मुझे लगता है ये कम से कम 2 घंटे तक तो जाएगी, क्योंकि इसमें काम काफ़ी ज़्यादा है और इसकी रिकॉर्डिंग भी फौरी तौर पे कोई नहीं प्रोसेस होने के चांसेस अभी तक। हो जाए तो कोई पता नहीं है, फ़िलहाल नहीं लग रही। तो ये ज़रा हमने अपने दिलों के ऊपर हाथ रख के इस चीज़ को समझ लेना है कि हमने अब पीपीएससी के साथ जो तबले जंग है वो हमने बजा दिया है कि आओ ज़रा असासे बांट लें कि हालत जंग है, तेरी शर्त तेरा मैदान, जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। आज के सेशन का आगाज़ करते हुए मैं आपको फ़्लो बता देता हूँ कि एक तो हमने सबसे पहले मेजर मिस्टेक्स जो ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने लास्ट कोई 50 के करीब ऐसे के बैचेस गुजरे, ख़ासकर तहसीलदार और पीएमएस के ज़्यादा थे, उनके ऊपर बात करनी है। दूसरे नंबर पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ पैराज इन इंग्लिश ऐसे। जाहिर है पहले पैराग्राफ हमारा अच्छा होगा तो पैराग्राफ से ही ऐसे बनता है ना दरअसल। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम रेफरेंसेस पे आ जाएंगे और रेफरेंस की बुनियाद पर रेफरेंस बेस्ड ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ऐसे कि उनको दोबारा से हम एक बार कंपोज करने की भी कोशिश करेंगे। और आखिर पर आपके लिए एक मॉडल ऐसे भी रखा हुआ है, उसको भी मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा और मॉडल ऐसे जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये वाली स्लाइड जो है इसकी खैर आपको ज़रूरत नहीं पड़नी, अगर आप समझ जाएंगे तो ये चीज़ें लिखने की तो नहीं है। तो पहला पोर्शन इसका, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो हमारा इंग्लिश का इवैल्यूएशन का जो सेशन था वो फ़िलहाल मैंने उसका एडमिशन जो है वो सस्पेंड किया है। रीज़न ये है कि मेरे पास ना 50 लोग होने के करीब हैं और मैं एक पेपर के ऊपर 20 से 25 मिनट लगाता हूँ। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे 30-35 पेपर भी आएँ 50 लोगों के, तो मेरे पास 8-10 घंटे या 12 घंटे बड़ी मुश्किल से होंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आज की ये क्लास दरअसल रखी इसलिए है कि इस क्लास के बाद आपसे पूछा जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको वाकई इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, तो हम उनको ज्वाइन करेंगे। जिनको नहीं ज़रूरत, एक तो हमने फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, और जिनको नहीं ज़रूरत उनको हम वैसे सपोर्ट करेंगे। या फिर अगर सारे ही लोग किसी ऐसे वे में चल पड़े कि उनको सिर्फ सपोर्ट किया जाए और वो खुद सारा डाटा अगर हम उनको दे दें और वो काम कर सकें, तो हम ये पेड वाला बैच जो है ना ये चलाएंगे नहीं, सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। मैं अब ये आपको पहला बंदा ही शायद मिलेगा जो कह रहा है कि आप मुझे पैसे ना दें, हम वैसे ही काम चला सकते हैं।
क्योंकि क्वालिटी डिस्टर्ब होनी मुझे पता है। अगर मैं 25 को रखूँगा, बाकी 25 को नहीं रखूँगा, तो ज़ाहिर है उन्होंने नाराज़ होना है। मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं, और 50 को मैं चला नहीं सकता। तो हम कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करेंगे, या तो वीकली 2-2 ऐसे रखेंगे, कोई 10 के बजे अनाउंस करूँगा, या फिर आपकी मुशावरत से अगर आप ख़ुद अपने ओन पे काम कर सकते हैं तो मैं आपको जितनी पॉसिबल हो सकी सपोर्ट करूँगा। ये आपने समझ लेना है कि कल से हम जो है वो आपसे फ़ीस क्यों नहीं पकड़ रहे, उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी। हमारे यहाँ जो मेजर गलतियाँ हैं, पहली गलती है जो मैंने कहा कि जो मेजर मिस्टेक्स मैंने पकड़ी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ द टॉपिक। ठीक है, कि टॉपिक समझा नहीं जाता कि उसने पूछा क्या है। टॉपिक समझा नहीं जाता उसने पूछा क्या है, पूछा कुछ और होता है, लिख वो आते हैं जो उनको आता है, तो इसलिए फिर मसला बनता है। एग्जामिनर ने जो पेपर सेटर ने जो आपसे मांगा है, एग्जामिनर ने वो चेक करने की कोशिश करनी है। जब वो नहीं होगा तो फिर आप ज़ाहिर नंबर नहीं आते। आउटलाइन के स्ट्रक्चर में ब्लाइंड बुलेट्स दे दिए जाते हैं, कोई शॉर्ट सेंटेंस वगैरह नहीं दिया जाता। ये गलतियां सारी आपको हल करके एक मॉडल ऐसे में मिल भी जाएंगी, इससे आपने घबराना। ऐसे की लेंथ और पैराग्राफ का बैलेंस नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ जो है वो 100 वर्ड्स का है, दूसरा जो है 40 का आ गया, तीसरा 70 का आ गया। ये नेचुरल प्रॉब्लम है, और ये तब ख़त्म होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करते हैं, और आपके आइडियाज़ जो हैं वो उनका वेट कर लेते हैं आपके। कौन सा आइडिया जब आप लिखेंगे तो 3.5 लाइन पे जाएगा, कौन सा पॉइंट आप डिस्कस करेंगे तो 2 लाइनों पे आएगा। वो बंदा जब बार बार प्रैक्टिस करता है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद एक मसला आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्टली होते हैं, तो ये ग्रामर, ये 2 प्रीरिक्विजिट्स हैं कि एक आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने डाल दिया तो उसके अंदर ही होता है। तो ये 2 चीज़ें अगर आपको नहीं आती या आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो ज़्यादा फंसेंगे, फिर कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। नंबर 4 पे अगर हम देखें सॉरी इस लिहाज से 5 बनता है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, स्पेशली पैराग्राफ का स्टार्ट जो है ना वो लोगों को करना नहीं आता। पैराग्राफ के स्टार्ट में क्या होता है, ठीक है, अभी हम ये सारी चीज़ों की बात करेंगे, अभी पहले गलतियों की बात कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है रेफरेंसिंग या इनफॉर्मल कोटेशन। वो कोई साहिब या साहिबा हैं, वो इस तरह लिखते 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 उनको याद आता है कि जी किसी शायर ने कुछ कहा था, वो उन्होंने इधर कोट्स लगाया, इधर ये छाप दिया, पैराग्राफ तोड़ दिया, अगला फिर 2-4 लाइनें लिखी, फिर तोड़ दिया। दरअसल जो ऐसे है ना वो पैराग्राफ स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लेवल तक पैराग्राफ स्ट्रक्चर में होता है। जब आप बार बार पैराग्राफ तोड़ते हैं ना तो पैराग्राफ के कुछ रूल्स हैं। आप इंडेंट स्टार्ट लेंगे, मीन कि आपका ये पेज है, पहली लाइन आप थोड़ी सी स्पेस एक एवरेज वर्ड की छोड़कर स्टार्ट कर दें। जब आप कोटेशन दरम्यान में फिट करने लगते हैं तो ये जो आपने पैरा बनाने की कोशिश की है, वहाँ पे इस किस्म के ये और कुछ और रूल्स भी जो है ना वो ब्रीच होते हैं, तो मसला बनता है। पैराग्राफ को हमेशा कोशिश करनी है पूरी लेंथ में रखने की, और उसमें कोटेशन कैसे देनी है वो मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊंगा। आपको मॉडल ऐसे भी मिलेगा कि अगर उस तरह नहीं देनी, लाइन तोड़ तोड़ के पैराग्राफ की नहीं आपने कोटेशन देनी, तो फिर कैसे देनी है, या रेफरेंस ऐड उस तरह नहीं करना तो फिर कैसे करना है, वो भी आपको हल बताएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन यानी पेज। कुछ लोग जो है वो सिर्फ 3 वर्ड्स लिख रहे होते हैं, ठीक है, और एक तो हो गया पेज के ऊपर की जो ओरिएंटेशन है या उसकी जो फिजिकल प्रेजेंस होती है आपके पेज की, दूसरा उसकी ओरिएंटेशन, मीन के कौन सा पॉइंट किधर को लिखना है, ठीक है। बाज़-औक़ात पैराग्राफ जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में उसको हम अनवाइंड करना होता है, टॉपिक को या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो आधा पैरा गुजर जाता है, हम टॉपिक ही नहीं इंट्रोड्यूस करवा पाते, ठीक है। तो वो पैराग्राफ की ओरिएंटेशन या फिर पैराग्राफ की जो उसका जो स्टाइल है या जो उसके विजुअल्स हैं उनमें मसला होता है। प्रेजेंटेशन दोनों तरह से डिस्टर्ब होती है। उसके बाद है हमारे पास लैक ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस, ये सबसे बड़ा मसला है। किसी से हम पूछ लें, वो कहता है जी मैंने 25 या 20 या 30 जो आउटलाइंस हैं वो रटी हुई हैं, तो मुझे ये तो खैर मसला नहीं है, मैंने तो जनाब वो फलां साहिब की किताब पढ़ी हुई है ऐसे की। तो पढ़ने पढ़ने से कोई ऐसे नहीं आता, ऐसे आता है लिखने से। मैंने पहले अभी बात की है कि जब आप बनाते हैं ना, जब आप आउटलाइन लिखते हैं तो आउटलाइन में गलतियां आती हैं। बार बार लिखेंगे तो वो गलतियां दूर होंगी। हर किस्म की आउटलाइन को आप प्रैक्टिस करेंगे, हर किस्म के पैराग्राफ को प्रैक्टिस करेंगे,
तो कुछ सेंटेंसेस आपके हाथों के फ्लो में आने हैं, कुछ सेंटेंसेस आपकी जो है ना जिसको हम कहते हैं सरफेस मेमोरी के अंदर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वोकैबुलरी आ जाती, शिफ्ट हो जाती। जब आप हर लफ्ज़ सोच के लिखेंगे तो बहुत देर लगेगी, बहुत गलतियां होंगी। जब कुछ चीज़ें आपकी मेमोरी में शिफ्ट हो जाती हैं, आपकी जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उसका फ्लो बढ़ जाता है, प्रैक्टिस से बढ़ता है वो, तो उसमें आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, आपके आर्गूमेंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, गलतियां कम होती हैं। ठीक है, तो ये वो प्रैक्टिस जो है, प्रॉपर प्रैक्टिस वो हम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो एक भी ऐसे नहीं लिखते एग्जाम में जाने से पहले, एक भी ऐसे नहीं लिखते। वो सिर्फ आउटलाइंस रट ली और पैराग्राफ रट लिए, कुछ डान का चोरी कर लिया, कुछ दी न्यूज़ का चोरी कर लिया फलां, वो मतलब कहीं ना कहीं से ये भी उन्होंने सीखा ही होता है कि इस तरह भाई बड़े नंबर आते हैं। नेचुरल स्टाइल में लिखना होता है। अभी हम पैराग्राफ की जब बात करेंगे तो पैराग्राफ के ऊपर इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं बड़ा फोकस इसके ऊपर रखेंगे कि आपने किस तरह से लिखना है। ये तो हो गई गलतियां जो मैंने पकड़ी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ पैराज इन इंग्लिश एसेज। अब जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, इसके दरअसल स्ट्रक्चर की जगह पे अगर मैं स्टांस लिख दूँ ना, तो आपका जो स्टांस होता है, आपका मीन के आपका जो राइटिंग स्टाइल होता है, या फिर आप जो जिस वे में बात करते हैं और उसमें आपकी वर्डिंग, आपका फ्लो, आपका कनेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सारा कुछ आ जाएगा। अभी हम ये कोई 12-13 चीज़ें हैं, मैं इनको वन बाय वन करवाता हूँ कि पैराग्राफ में मैं मिसालें भी दूंगा आपको, आपने किस तरह से चलना होता है। सबसे पहली चीज़, पैराग्राफ की जो फिजिकल प्रेजेंस होती है वो 10 to 15% वेरी कर सकती है इन लेंथ। यानी अगर आपका कोई 100 का एक पैराग्राफ, तो अगला 115 का हो सकता है या 85 का हो सकता है। ये नहीं होगा कि अगला एक 100 का है और दूसरा जो है वो 45 का हो जाए। इतनी वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। बैलेंस्ड लेंथ 10 to 15% वेरी कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज नेचुरल स्टाइल, वो जो चोरी करने वाले सेंटेंसेस है ना, कि पहले दो फिक्रे आपने लिख दिए डान अखबार से उठा के, और अगले में आप 8 देश से आगे नहीं चल रहे, तो फिर अगले को पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट ही पूरा नहीं हो रहा, तो ये तो फिर रट्टेबाज आदमी है कोई। नेचुरल स्टाइल मैं अभी भी कुछ लोगों को जानता हूं, वो कहते हैं कि ऐसे भी रट्टा लगा के लिखा जा सकता है और लोग पास भी हो जाते हैं। देखें ऐसे इंसान चेक करते हैं, उनसे अगर कोई एक गलती हो गई है, या एक साल में 2 4 5 7 लोग ऐसे पास हो गए हैं जिनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने आके कहा कि मैंने ये किताब पढ़ी थी, इसके जनाब 20 ऐसे मैंने रटे थे, एक आगे लिख दिया। हो सकता है लिखा गया, हो सकता है उसका पास भी हो गया, लेकिन हमें हमारे उस्तादों ने, या फिर हमें हमारे जिस तरह अच्छे नंबर आते रहे हैं, हमें यही सिखाया गया है कि नेचुरल लिखना है, सीख कर लिखना है, रिप्रोड्यूस करना है आइडियाज़ को, कॉपी करने की बजाय रिप्रोड्यूस करना है, और कोशिश करें आसान लफ्ज़ों में करने की। ठीक है, नेचुरल। नंबर 3 पे है क्लियर फाउंट। ये राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा ये प्रैक्टिस की राइटिंग से क्लियर फाउंट होता है, और कुछ लोगों को जोड़कर लिखने की आदत होती है, उसको भी थोड़ा सा आप जितना पॉसिबल है उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है सिंपल लैंग्वेज। ऊपर मैंने नेचुरल लैंग्वेज की बात की है, ठीक है, ये है सिंपल लैंग्वेज। अमेरिका के अंदर शायद कोई बिल भी पास हुआ था कि जितनी भी सरकारी डॉक्यूमेंटेशन है वो सादा लैंग्वेज में की जाएगी। हमारे यहाँ उनकी तो चले अपनी लैंग्वेज है ना, हमने तो सेकंड लैंग्वेज पढ़नी है आज आपको एक और चीज़ भी बताई जाएगी कि हम चूँकि इंग्लिश हमारे लिए किसी ना किसी हद तक बनावटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस बनावट को हम नेचुरल स्टाइल में किस तरह ढालेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको 8-10 पैटर्न समझा दिए जाएंगे, पैराग्राफ उन पैटर्न में किसी ना किसी पे पूरा उतरेगा। अच्छा, उसके बाद स्मॉल सेंटेंसेस लिखने हैं, लंबे सेंटेंसेस लिखेंगे तो ट्रांजिशन में फंस जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अवॉइड करना है इलॉजिकल थिंग्स को लॉजिकल थिंग्स क्या होती हैं वो भी आपको बताएंगे, किस किस्म के पैराग्राफ में क्या आता है ये भी आज आपको बता देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर कहीं पे इफेक्ट्स की बात हो रही है, इफेक्ट्स के ऊपर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो इफेक्ट्स के ऊपर कोई रिपोर्ट आ सकती है। ठीक है, इफेक्ट्स के ऊपर कोई रिसर्च एनालिसिस आ सकता है, इफेक्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई, किसी ने अगर कोई आर्टिकल लिखा है, रिसर्च आर्टिकल या कोई भी इस किस्म का, उसके अंदर से डाटा आप निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे इफेक्ट्स के अंदर अगर ग्लोबल जो हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है हमारी, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं,
ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स लिखने हैं तो अंदर आपको शेर लिखना है, जो है वो उसकी आप स्पेस निकाल लें या कोटेशन इस तरह के घुमा फिरा के लिखें। इफेक्ट्स है भाईजान, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में कोशिश करनी होती है पॉइंट को डाटा के साथ बताने की कि भाई इस वजह से ये मसला है, किसने कहा ये मसला है वो हमने मेंशन करना होता है। तो कोशिश करनी है कि जहां पे जो पॉइंट फिट बैठता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो डालना। तो हमारे अक्सर लोग उनको अल्लामा इकबाल के 5 शेर आते हैं, वो उर्दू के हर किस्म के पैराग्राफ में वही ठोक रहे होते हैं। वो पहले में भी आ गया, दूसरे में भी आ गया, तीसरे में भी आ गया। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना। आप कहीं पे रेफरेंस नहीं दे रहे तो कोई मसला नहीं, गलत रेफरेंस देंगे तो फिर फंसेंगे। इलॉजिकल थिंग्स आपने जो है वो नहीं करनी। स्लैंग्स वगैरह नहीं यूज़ करने। आप ईटीसी वगैरह कुछ लोग यूज़ करते हैं तो वो नहीं होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड स्टाइल होना चाहिए। आपकी ग्रामर और पंक्चुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसी किस्म की कोई झोल नहीं इसमें होना चाहिए। ये कब ख़त्म होगा? जब आप ग्रामर की बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे और फिर ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मैं कह रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अपने जेब खर्च 3 महीने का इकट्ठा करके किसी को पैसे देकर फिर करवाएं। आप खुद कर सकते हैं। आपको बेंचमार्क्स भी बता देने हैं कि किस तरह से आपने बचना है इनकी। पहले तो मैंने गलतियां मेंशन कर दी हैं ना। अब पैराग्राफ की बात करें। नॉट एनीथिंग पर्सनल। अगर आपसे करप्शन पे बात आप कर रहे हैं तो आपने ये नहीं बताना कि आई वाज इन इन मार्केट इन फैसलाबाद या आई वाज इन मार्केट ऑफ लाहौर, तो देयर वाज दिस एंड दिस। इस तरह का नहीं। आपने जो भी मिसाल देनी है, जो भी एविडेंस देना है, किसी रिनाउंड ऑथर का, किसी रिनाउंड जर्नलिस्ट का, किसी रिनाउंड जो है पर्सनालिटी का दे सकते हैं। अपनी पर्सनलाइज नहीं करना चीज़ों को। ओपिनियन देते हुए आप ये कह सकते हैं कि दिस इट सीम्स, या वो जो आपका 1-2 लाइंस होती हैं हर पैराग्राफ में, वो भी पर्सनल मीन आप ओपिनियन दे रहे होते हैं। ये नहीं कह रहे होते कि मेरे साथ ये पेश आया। उसके बाद नंबर 10 पे हमारे पास रेलिवेंट और बैलेंस्ड रेफरेंसेस। मीन के अगर इंटरनेशनल लेवल के ऐसे है तो इंटरनेशनल लेवल का रेफरेंस चाहिए। अगर नेशनल लेवल के ऐसे है तो नेशनल लेवल का रेफरेंस चाहिए। अगर रीजनल लेवल पे बात हो रही तो किसी रीजनल लेवल के जो है पर्सनालिटी की आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं उसको। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस्ड स्टांस। बैलेंस्ड स्टांस क्या होता है? ये इसमें अक्सर लोग मारे जाते हैं। इसमें अक्सर लोग क्यों मारे जाते हैं? देखें, अगर कहा जाए कि करप्शन है, मैं आपको मिसाल देता हूँ और आप कहें जी नैब नहीं ठीक है, फलां इदारा नहीं ठीक। भाई इदारा कभी गलत नहीं होता। इदारे में रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती। हर इदारा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप पुलिस उठा लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट उठा लें, हेल्थ उठा लें, हर इदारे में मसले हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। हमने हमेशा, देखें, हमें एक अच्छा आदमी समझ के बुलाया जा रहा है सरकारी जॉब पे, हमने देखना है कि पॉजिटिव ये हो रहा है, इसको इम्प्रूव इस तरह किया जा सकता है। दैट्स ऑल। इससे आगे आप नहीं जा सकते। किसी पार्टी को जो है वो मेंशन नहीं कर सकते। अगर किसी पार्टी के लीडर ने नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात की है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। किसी पार्टी लीडर ने, खा वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, खा वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर उन्होंने किसी पार्टी के बारे में बात की है तो वो आप यहां पे मेंशन नहीं करेंगे। पॉलिसी जो बनती हैं गवर्नमेंट की, उनको आप प्रेसिडेंट के लिहाज से, प्राइम मिनिस्टर के खिताब, उनके एड्रेस से लेके किसी फॉरेन मिनिस्टर से अटैच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जब कभी आपको लगे, मीन आप पढ़े लिखे हैं ना, कि आपको पता लगे किसी पार्टी का नाम बाइसनेस के साथ आ रहा है, बाइस्ड वर्जन बन रहा है, तो वहां पे आपने हाथ खींच लेना है, सादा लिखना है, बैलेंस्ड लिखना है। आपकी कोई पार्टी नहीं है, सरकार आपकी पार्टी है। जो बंदा सरकार में होगा वो आपका होगा। आप इदारे को रिप्रेजेंट करेंगे। सरकार जो पॉलिसी बनाएगी, सरकार जो कानून बनाएगी, हम उसके मुताबिक चलेंगे। ठीक है। और ये सियासत और ये पसंद नापसंद, ये घर की दहलीज के अंदर छोड़ के आपने पेपर देने जाना है। दो ट्रुथ होते हैं। एक आपका ज़ाती ट्रुथ होता है जो आपको पता है, या फिर हो सकता है वही ट्रुथ हो, और दूसरा स्टेट जो ट्रुथ आपको बताना चाह रही होती है। जो स्टेट का नैरेटिव होता है वही नैरेटिव होता है आपकी इधर हर जगह पे, खा वो आपको ठीक ना लग रहा हो। ठीक है।
क्योंकि स्टेट इंसान चला रहे होते हैं, तो स्टेट के अगेंस्ट नहीं हम जा सकते, उसकी पॉलिसी को हो सकता है हम उतना अच्छा नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है, या फिर पॉलिसी मेकर्स की कोई बायसनेस आ गई है, लेकिन जब तक वो स्टेट पॉलिसी है हमारे लिए उसको एक्सेप्ट करना फ़र्ज़ है। और एक और ये मैंने सबसे बड़ा लिख दिया है कि कोई फनकारी नहीं करनी, कि आपको जो बताया जा रहा है देखें आपने 40 नंबर लेने की कोशिश करनी है, कि आप कहें कि मुझे जो है ना वो डान का एक आर्टिकल रटा हुआ है, तो मैंने तो आज एग्जामिनर को नहीं छोड़ना, तो इस किस्म का आप काम नहीं करना। जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई ना इनके अंदर रहते हुए आपने लिखना, ठीक है, इनको छोड़कर, ये भी मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ के, किसी बड़े राइटर्स जो हैं उनका पढ़ के, जो हमें उस्तादों ने सिखाया वो करके, या जिस तरह हमारे कुछ अच्छे नंबर आते रहे, उसकी बुनियाद पे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। इसमें वो कोई नहीं है कि पेट रूल्स अगर हम राइटिंग के देखें तो वो भी इसी तरह के होते हैं। और अगर हम अब स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे की एक आउटलाइन होती है, फिर थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट ऑप्शनल है, कुछ लोग आउटलाइन से पहले दे देते हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन के पार्ट में देते हैं, ठीक है। और फिर इंट्रोडक्शन आता है आपका, ये दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे। उसके बाद बॉडी के पैराग्राफ्स हैं और फिर कंक्लूजन आता है। दरमियान में कुछ जो है, मुझे एक मैसेज आया कि आवाज़ जो है ना उसकी डिस्टॉर्शन है, तो क्या सब लोगों को आवाज़ का मसला है? चले मुझे बता दें अगर सब लोगों को आवाज़ का मसला है, तो फिर तुम मेरे सामने वैसे स्क्रीन ठीक चल रही। चले इसको देख लेते हैं। ये एक बेसिक एसे का स्ट्रक्चर है। आपने समझना इस तरह से है। अभी इसके बाद जो है वो आपको पैराग्राफ में क्या क्या आपने शामिल करना है वो भी आपको बताया जाएगा। बेसिक एसे का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें 3 मेजर सेक्शन होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब आउटलाइन उसने साइड पे निकाल दी, आउटलाइन साइड पे आ गई। हमारे इधर एग्जाम में आउटलाइन पूछी जाती है और समवेयर इसकी ज़रूरत नहीं भी होती, हमारे यहाँ पूछी जाती है। अब जो इंट्रोडक्शन होता है और आम पैराग्राफ होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? कंक्लूजन के पैराग्राफ में और बॉडी पैराग्राफ में और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में क्या फ़र्क होता है? जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है ना, ये आपकी ओपनिंग है, ये आपकी ओपनिंग है। मीन के अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखना है तो आप स्टार्ट में ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग का ओवरऑल इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग का ओवरऑल थ्रेट लिख सकते हैं। उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट दरअसल होती है कि जो माहौल है उसको बहुत सारी चीज़ों ने ख़राब किया हुआ है, लेकिन कुछ मेजर्स ऐसे हैं जिनसे हम अपना इसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब जब आप रिस्टोर कर सकते हैं, ये आपका दावा है, ये आपके इंट्रोडक्शन में आ गया। उसके बाद आपने आउटलाइन ऑफ मेन पॉइंट्स या फिर मेन पॉइंट्स फ्रॉम आउटलाइन, दोनों चीज़ें ठीक है। आउटलाइन के काजेज के 4 पॉइंट्स, 5 इफेक्ट्स के 4-5 पॉइंट्स, अगर आप इस तरह बॉडी उसका बनाना चाहते हैं, और इसी तरह 4-5 पॉइंट जो है वो सोल्यूशन के, वो आप मेंशन करने के बाद इंट्रोडक्शन को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब आम पैराग्राफ जो बॉडी पैराग्राफ है वो किस तरह से मुख्तलिफ है? आपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेन टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दिया है, बार बार ग्लोबल वार्मिंग, बार बार जो है एनवायरनमेंट, आपने अब उस चीज का जिक्र करना है जिसके ऊपर पहला काजेस की अगर आप बात करना चाहें, आप मिसाल के तौर पे डिफॉरेस्टेशन अगर लिखना, तो आपका जो पहली लाइन है या पहला सेंटेंस है उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन का वर्ड होना चाहिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का नहीं होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि ये चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हर पैरा एक यूनिट होता है, हर पैरा टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होता है, हर पैरे का अपना कंक्लूजन होता है। एक तो इंट्रोडक्शन में आपने एक मतलब ओपनिंग कर दी है, उसमें आपने जनरल स्टेटमेंट भी दी, फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी दी, फिर उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट हो गई, फिर मिसाल के तौर पे आपने पॉइंट्स लिखे आउटलाइन से उठा उठा के। अच्छा, तो ये मैं कमेंट पढ़ने लग गया था, लेकिन जैसे ही आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं इसका, उस टॉपिक सेंटेंस को थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद आपने ये ई एंड ई लिखा हुआ है, अगर मैं इसको बड़ा करूं और आप पढ़ सकें, चलें ये इसको पढ़ लें ज़रा।
ये क्या लिखा हुआ आपका हर पैराग्राफ, देखिए ये यहां तक और ये यहां पे टॉपिक सेंटेंस है पूरा ऐसे, उसको आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहां पे टॉपिक सेंटेंस है, ये देखिएगा जरा, एक शॉर्ट पॉइंट का, ठीक है, यहां से जनरल से स्टार्ट होना है, यहां से स्पेसिफिक स्टार्ट। अच्छा, उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद सपोर्टिंग एविडेंस होता है, उसमें ई प्लस ई का मतलब एविडेंस। मिसाल के तौर पे आपको यहां पे अगर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पहले एक बार थोड़ा सा बता दिया जाए कि वो कैसे होता है, कि मीडिया पार्टिकुलरली टेलीविजन हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एवरीडे लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, ये एक जनरल स्टेटमेंट। उसके बाद इसके इसके अंदर हम थीसिस स्टेटमेंट भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद पॉइंट्स हैं सारे जिनके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। अब हम बॉडी पैराग्राफ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बॉडी पैराग्राफ कैसे कैसे बनता है। एक तो होता है टॉपिक सेंटेंस, देखें नेगेटिव नेगेटिव इंपैक्ट की बात करने लगे हैं, ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड नेगेटिवली एज अ रिजल्ट ऑफ मीडिया, मीडिया का आप नेगेटिव इंपैक्ट लिखने लगे हैं तो पहला पॉइंट, पहला सेंटेंस, पहली लाइन आपकी उस पॉइंट के ऊपर होगी जिसके ऊपर आपका पैराग्राफ खड़ा है, ना कि जिसके ऊपर पूरा ऐसे खड़ा है। मैं फिर आपको इसका डिफरेंस बता दूं कि इंट्रोडक्शन में आपका पूरा ऐसे ओपन किया जाता है, बॉडी पैराग्राफ में एक छोटा पॉइंट ओपन किया जाता है, उसमें बार बार आप जो है भाग भाग के बड़े टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे, उसमें आप छोटा टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करेंगे, छोटे टॉपिक की ही आप देंगे मिसालें, उसी के ही एविडेंस देंगे। टॉपिक सेंटेंस के बाद सपोर्टिंग सेंटेंस हो गया कि इस या किसी रिसर्चर ने क्या बताया है, ये ज़रा इस तरह से इसका आ सकता है रेफरेंस भी, और हम वैसे इस तरह के रेफरेंस को जो है रिकमेंड नहीं करते, वो हम अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू अ जर्नलिस्ट या एज पर द व्यूज ऑफ फलां पर्सन, हम कहते हैं कि सेंटेंस पूरा रखें, ब्रैकेट्स ब्रैकेट जो है ना इससे बच जाए, ठीक है। अब ये सपोर्टिंग एविडेंस 3 दिए गए हैं। कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में हम उसी सारी चीज़ को कि वो जो हमने कहा है कि ये टेलीविजन का जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, उसी को हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे कि मीडिया देन कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लेवल्स ऑफ एग्रेशन बच्चों में, ये साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स और फलां फलां ये सारी ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ये आपका हर पैराग्राफ का छोटा सा कंक्लूजन होगा, हर पैराग्राफ का छोटा सा कंक्लूजन होगा, इसको हम वाइंड अप सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन और जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि इसमें जो थीसिस स्टेटमेंट थी ना आपकी, जो असल आपका दावा था कि जो मीडिया है उसका बच्चों की तबीयत के ऊपर बुरा असर पड़ता है, वही चीज़ के चले पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉइंट्स भी लिखें तो वही आपका दावा एक बार रिपीट होगा। उसके बाद समरी आएगी, समरी में मेन पॉइंट्स होंगे कि आपने जो है कौन कौन से फैक्टर बच्चों के तबीयत के या बच्चों के रवैये के डिस्कस किए हैं, उनको उनको समराइज करने के बाद फिर आपका कंक्लूजन का भी कंक्लूजन होगा, ठीक है, उसको हम फाइनल कमेंट कहते हैं। मैं बता रहा हूं कि हर पैराग्राफ का अलग कंक्लूजन होता है, छोटा सा ये जो दिया हुआ है जिसमें आप पॉइंट क्लोज करते हैं, फिर कंक्लूजन का पैराग्राफ इस तरह से होता है, और इस कंक्लूजन का फिर एक कंक्लूजन होता है छोटा सा। हम हमेशा पढ़े लिखे अंदाज में बात करेंगे, हम हमेशा हर बात को जब खोलेंगे तो क्लोज करके सांस लेंगे। हमने जिस पॉइंट को भी जो डिकोड करना है, एंड पे हमने उसके ऊपर स्टैंप लाजमी लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे, वैसे 30 सेकंड के बाद आपके ये आ रहे हैं, मेरी आवाज़ 30 सेकंड डिले में है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं रोक कर जहाँ भी पॉसिबल हुआ मैं उसको एड्रेस करूँगा। अब हमारे पास आ जाते हैं रेफरेंसेस। अब मैं पहले रेफरेंसेस पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये वाला स्ट्रक्चर पैराग्राफ का एक और अंदाज से आपको समझाऊंगा कि ये जो सपोर्टिंग एविडेंस लिखा हुआ है, इसमें बला कौन सी आनी है, सियासत पे ऐसे है तो उसमें किस किस्म का रेफरेंस आएगा,
इकोनॉमी के ऊपर है तो उसमें किस किस्म का आएगा, कोई सोशल इल के ऊपर है तो उसमें किस किस्म का रेफरेंस आएगा, ये सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैं रेफरेंस की आपको टाइप बताने लगा हूँ। चलें मिसाल ले लें कि आपने एक पैराग्राफ लिखा, आपने कहा कि टेलीविज़न जो है वो बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या कि इंफॉर्मेशन देता है, फलां देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के अंदर जो बच्चे हैं 8 क्लास तक, उनमें से 70% टेली स्कूल से पढ़ते हैं। ठीक है, या चले कोरोना में आप ले लें कि कोरोना में तकरीबन 70% जो है वो एवोल्यूशन हुई थी टेली स्कूल की। ठीक है, तो वो टेलीविज़न से ही चल रहा था ना सारा कुछ। तो उस वो आप रिपोर्ट डालेंगे, रिपोर्ट डालने के बाद आपने फाइनल कमेंट देना होता है। अब ये जो आपने कनाडा की मिसाल दी है या कोरोना की मिसाल दी है, ये क्यों दी है? यहाँ पे अल्लामा इकबाल का शेर क्यों नहीं आया? मैं हमेशा कहता हूँ ना कि पढ़े लिखे लोग पढ़ी लिखी बात करते हैं और लॉजिकल बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो किसी नज़ीर अकबर आबादी का शेर क्यों नहीं आया, या कोई जॉन कीट्स की जो है वो उनकी कोई वर्स क्यों नहीं आ गई? तो ये आपने कनाडा की मिसाल, हाँ, जब आप लिटरेचर के ऊपर लिख रहे होंगे तो वहाँ पे इनकी ही मिसालें आएंगी, जॉन कीट्स आ जाएगा, जॉन डन आ जाएगा, अल्लामा इकबाल आ जाएगा। तो वहाँ पे आप कनाडा के बच्चों की मिसाल नहीं दे सकते। हमने ये एक लॉजिकल चीज़ सारी आपको प्रोड्यूस करके मैं लेके आया हूँ, आप तक पहुँचाते हैं। एक तो पहले पढ़ लें कि ये जो रेफरेंसेस होते हैं ना, आप जब कोई डिश बनाते हैं तो उस डिश में जो स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं वो बताते हैं कि वो डिश दरअसल कितने बैलेंस में बनी हुई है, फीकी है, स्पाइसी है, या ज़्यादा स्पाइसी है, या ये खाई नहीं जा सकती, या ये क्या करती है हमारे साथ। और अगर फीकी होगी तो आप नहीं खाएंगे, अगर ओवर स्पाइस्ड हो जाएगी या ज़्यादा मसाले होंगे तो भी आप नहीं खाएंगे। इसी तरह एग्जामिनर को आपका ऐसे बैलेंस्ड स्पाइसेस के साथ चाहिए। नमकीन जो आप घर में बनाते हैं ना चावल, उसमें नमक चाहिए, चीनी नहीं चाहिए। जो आप मीठे चावल बनाते हैं उसमें नमक नहीं चाहिए। जो आप चाय बनाते हैं उसके अंदर मिर्चें नहीं चाहिए, उसको टमाटर नहीं चाहिए। हमने स्मेल करना है कि कौन सी सब्जी है, कौन सा गोश्त है, कौन सी चाय है, मीन पैराग्राफ किस टाइप का है और उसमें क्या डालना है। ये मसाले हैं जी 16-17 हैं, इनको डालना है हमने, और ये आपको मैं समझा के भेजूंगा कि किस तरह डालना है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स जितने भी सोशल, चले मैं यहां से बता देता हूं। अगर आप कहें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, आप तारीख का कोई, डेमोक्रेसी का कोई, सोशल इल का, एजुकेशन से मुतलका कोई भी सोशल लिंक्ड या सोसाइटी लिंक्ड आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें हिस्ट्री आ सकती है। सोशल पर्सपेक्टिव हमेशा सोसाइटी रिलेटेड, यानी ये दोनों करीब करीब समझ लें, ये दोनों ही आ सकते। कल्चर वाला जो है सोशल में भी, लेकिन साइंस वाले में नहीं आएगा, इकोनॉमी वाले में कल्चर नहीं आएगा। कल्चर मीन वो कल्चर जो आपका ये जुबान वगैरह है, ये वो कल्चर है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स कहाँ आएंगे? आपको पता है जो पॉलिटिकल अरीना के अंदर चीज़ें, इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो किस में आएंगे, रिलीजियस किस में आएंगे, रीजनल कंपैरिजन किस में आएगा। ये रीजनल कंपैरिजन वगैरह ये फैक्ट्स के अंदर आ सकता है, या फिर जब आप सोल्यूशन देते हैं, सजेशन देते हैं, वहाँ पे भी आ सकता है। साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल, ये सारे दोनों किस्म के, ये थोड़ा सा जो है जो आर्गुमेंटेटिव टाइप के होते हैं उनमें आ सकता है। डाटा स्टैट, ये आपकी इकोनॉमिक या किसी भी इस किस्म के ऐसे में आएंगे जहाँ पे गिनती चीज़ों की ज़रूरी है। बुक रेफरेंसेस आपके किसी में भी आ सकते हैं। आपने डेमोक्रेसी पे लिखना हो वहाँ पे भी बुक्स के रेफरेंसेस आ जाएंगे। आपने इकोनॉमी पे लिखना है, आपने एनवायरनमेंट पे लिखना है, आपने जनाब किसी भी और टॉपिक के ऊपर लिखना है तो वो आ जाएंगे। जर्नल्स, मीडिया रिपोर्ट, ये यहाँ से जो है ना डाटा से उठा के यहाँ तक ये सारी चीज़ें आप किसी न किसी वे में तकरीबन हर किस्म के ऐसे में डाल सकते हैं। पैराग्राफ के साथ वेरी करेंगी सिर्फ चीज़ें। ऊपर वाली चीज़ें अब पॉलिटिकल है
तो आप ज़ाहिर सी बात है साइंटिफिक ग्लोबल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में डाल सकते हैं पॉलिटिकल इफेक्ट, और तो आप नहीं ना कर सकते, और ज़्यादातर उसको हम सोशल रखेंगे। अब ये थोड़ा सा एक मैंने पैटर्न बनाया कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ सकता है, फिलोसॉफिकल आ सकता है, कोई बुक की कोई कोटेशन वगैरह या कोई रीजनल कंपैरिजन वगैरह भी आ सकता है। स्टार्ट में कुछ कोटेशन से भी स्टार्ट कर लेते हैं ना। जो काजेज के पैराग्राफ होते हैं उसमें पॉलिटिकल इफेक्ट आ सकता है, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मसला ख़राब है, इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से मसला है, सोशल सिचुएशन की वजह से मसला है, डाटा बताना है, या उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ सकता है काजेज में। इफ़ेक्ट्स में क्या है, इकोनॉमिक इफेक्ट कोई आ रहा है, इकोनॉमिक रिजल्ट बन रहा है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंस आ रही, कोई साइकोलॉजिकल है, कल्चरल है, साइंटिफिक है, या कोई इस बारे में कोई और एग्जांपल भी आप ऐड कर सकते हैं। सोल्यूशन बहुत ही डिफरेंट होता है। सोल्यूशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कहा कि मसला है इस वजह से है और इस मसले से ये आगे मसले भी बन रहे हैं, भाई हल कैसे करना है। करते वक्त एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज सोल्यूशन। अच्छा ये सोल्यूशन है, वेयर इट हैज़ बीन अप्लाइड, चाइना में, व्हाट वर द रिजल्ट, ये वाले रिजल्ट, ये सारी चीज़ें एग्जामिनर के माइंड में होती है। अच्छा आपने बता दिया सोल्यूशन है, अच्छा पहले तो आपने बताया काजेज हैं, वो आपने बता दिया कि फ़लाँ राइटर ने कहा कि ये काज इस तरह है, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे ऊपर तो कोई यकीन नहीं करेगा, मैं राइटिंग करूँगा। जब तक मैं किसी रिनाउंड पर्सन की वहाँ पे बात मीन उसके अपने ऐसे के अंदर उसको हम क्या उस माउथ पीस नहीं बना लेते, किसी और बंदे की ज़ुबान वहाँ पे किसी और बंदे के अल्फाज नहीं वहाँ पे फिट कर सकते, तो मुझे तो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो वो ज़रूरी है, रेफरेंस हो गया। अब ये सोल्यूशन में किस किस्म के रेफरेंसेस हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए जर्नल से, अगर सोशल लेवल की कोई चीज़ है तो उसमें रिलीजियस जो ओपिनियन भी आ सकते हैं, एनालॉजी आ सकती है कि आपने दहशतगर्दी में पे जो है काबू पाना है, तो देखिए ना उधर श्रीलंका में कैसे काबू पाया गया, ठीक है। एग्जाम्पल मैं श्रीलंका की एग्जाम्पल ही दे के आप एनालॉजी बना सकते हैं। कंक्लूजन क्या होता है उसमें थोड़ा सा फिलोसॉफिकल चीज़ होती है, कोटेशन भी आ सकती है, रिलीजियस या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन किसी भी किस्म का आ सकता है, और सबसे बड़ा कंक्लूजन में होता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट। आपने सारे मसले के ऊपर जो है वो खप डाल ली है, आपने जो सारा कुछ बताया है क्या उससे कुछ होगा भी या नहीं होगा, इफेक्ट क्या होगा आपकी डिस्कशन का, इफेक्ट क्या होगा। जब आप थीसिस वगैरह लिखते हैं तो वहां पे पूछा जाता है कि क्या इफेक्ट होगा आपकी इस रिसर्च से, तो आपके ऐसे लिखने से, आपके ये सारे सोल्यूशन बताने से इफेक्ट क्या होगा, क्या मसला हल होगा। ये बात वहां पे बतानी बहुत जरूरी है कि बिल्कुल जी मसला हल हो जाएगा, ठीक है। चले जी, मैंने कहा था कि आप कमेंट कर सकते हैं, और लेकिन कमेंट कोई नहीं आ रहे। अब मैंने कहा था कि आपको रेफरेंस बेस्ड पैरा कंपोजिशन बताऊंगा, क्योंकि मेन तो रेफरेंस या वही सपोर्टिंग एविडेंस ही होते हैं ना मेन। इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है वो क्या करता है, वो बिल्ड करता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मीन जनरल जनरल बात इसमें लाजमी होगी, ठीक है। बैकग्राउंड होगा, हिस्ट्री होगी किसी चीज़ की, क्रेडिबिलिटी ऑफ द टॉपिक होगा। क्रेडिबिलिटी ऑफ द टॉपिक मीन इसमें यह है कि आप कोई ना कोई रिवाइज्ड थीसिस स्टेटमेंट देंगे, सिर्फ टॉपिक ही उठा के नहीं लिख देंगे, ठीक है। इसका बेस्ट रेफरेंस टाइप क्या होगा, इंट्रोडक्शन में किस तरह हम चलेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डाल के हम इससे एवोल्यूशन लेंगे कि इशू किस तरह से बना, फिलोसॉफिकल से जो है इंटेलेक्चुअल डेप्थ लेंगे कि मोरालिटी की तरफ अगर कुछ चीज़ हमने लेके जानी। उसके बाद बुक रेफरेंस, उसमें जो क्या हम उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू फ्लाम बुक नहीं आता, इतना आ सकता है पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 2.3 रही है, या पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 45 है, इस तरह के डिजिट्स आ सकते हैं अगर आप इकोनॉमी पे लिख रहे हैं। लेकिन एज पर आईएमएफ रिपोर्ट, एज पर फलां रिपोर्ट, एज पर फलां रिपोर्ट, वो वाली रिपोर्टें पैराग्राफ में आएंगी, सिर्फ डिजिट्स वगैरह आ सकते हैं इस क्रम, ठीक है।
उसके बाद पर्सनैलिटी कोटेशन, ये स्टार्ट में ज़्यादातर लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनल कंपैरिजन भी थोड़ा सा ज़्यादा। रीजनल कंपैरिजन तो यही है ना कि हम आज करप्शन से लड़ रहे हैं, अगर हम सोल्यूशन वो जो मेंशन करने हैं सोल्यूशन उनके ऊपर काम करेंगे तो हम रीजनली, ठीक है। क्या इकबाल सेड वंस, ये स्टार्ट लिया उसने यहाँ से कि नेशंस आर बॉर्न इन द हार्ट्स ऑफ पोइट्स, ये लिटरेरी है दरअसल। दे प्रॉस्पर एंड डाई इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये पॉलिटिशियन के हाथों में चले जाती हैं, कौमें कौमें शायर बनाते हैं, ठीक है, और लेकिन बाद में ये सियासतदानों के हत्थे चढ़ जाती हैं। दिस आइडिया रिफ्लेक्ट्स हाउ मॉरल डिके लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थ्रू आउट हिस्ट्री, ठीक है। तो चलें, ये एक मिसाल है। दूसरा पैराग्राफ है बॉडी पैराग्राफ काज का। मैं ये बात ऑलरेडी कर भी चुका हूं, फिर मैं एक बार इसके ऊपर फोकस करता हूं कि जो काज होती है दरअसल उसमें हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है तो जाहिर है गवर्नमेंट ने कोई अच्छा स्टेप नहीं लिया तो है ना, 2010 से हम खप रहे हैं, इतना बड़ा सैलाब आया था, इस बार फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा सैलाब है, तो कुछ नहीं किया ना। एक्सप्लेन गवर्नेंस और पॉलिसी फेलियर, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक फेलियर, भाई पैसे ही नहीं है, ये भी आ सकता है काजेज में, ठीक है। ये अगर 5 पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो पांचों में अलग अलग चीजें आ सकती हैं। तो चूंकि मेरा अंदाजा ये है कि अगर आप 1500 वर्ड्स का लिखेंगे तो 5-5 पैराग्राफ आपके होने चाहिए हर डायमेंशन में, हर सेक्शन ऑफ द एसे में। काजेज के 5, दूसरे के इफेक्ट्स के 5 और सोल्यूशन के 5, मैंने उसी लिहाज से लिखा। और उसके बाद ये डाटा स्टैट, एक्सपर्ट ओपिनियन, ये तो हर किस्म में आ सकते हैं, ठीक है। वो जो 5 पॉइंट्स आपने 1 2 3 बनाने हैं तो इन्हीं पांचों को आप वहां पे फिट कर सकते हैं। मिसाल यहाँ पे दी हुई है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, ये पाइड की रिपोर्ट है, वीक पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड लो एजुकेशन स्पेंडिंग आर कोर काज ऑफ परसिस्टेंट इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ है इफेक्ट का या इम्पैक्ट का। मैंने कहा है कि इंट्रोडक्शन में हम फैक्ट लिख सकते हैं, प्रॉपर पूरा रेफरेंस नहीं बनाना होता कि आईएमएफ ने कहा है कि ये इतने, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ना हम एडमिटेड फैक्ट लिखते हैं। एडमिटेड फैक्ट ये है कि अगर 3.2 आप जीडीपी की ग्रोथ कह रहे हैं तो हर जगह पे लिखी हुई होगी ना, इस पे ले रहा है, कहने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जब आप कहेंगे कि किसी बॉडी पैराग्राफ में कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की वजह से इकॉनमी मसले में है, ये वाली बात जनाब आप दबे लफ्ज़ों में इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसे। लेकिन आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पूरा पैराग्राफ जब अलग बनाएंगे तो वहां पे आप आईएमएफ को मेंशन करेंगे ना। इंट्रोडक्शन में सिर्फ शॉर्ट डिजिट फॉर्म में कोई चीज़ आ सकती है या कोटेशन आ सकती है, लेकिन पूरा बुक का रेफरेंस, पूरे जर्नल का रेफरेंस वहां पे, क्योंकि जगह थोड़ी होती है, वो एक ओपनिंग है, आपने प्रॉपर रेफरेंसिंग करनी है बॉडी पैराग्राफ में जाके। बॉडी पैराग्राफ में क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप देख भी लें ज़रा। ये जो मैंने यहाँ पे बता भी दिया था कि ये देखें ना, इसमें बुक रेफरेंस जनरल किया है तो मैंने साफ ही बता दिया कि ये जो एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है, ये आप सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हैं कि इतने % इन्फ्लेशन और फलां फलां है, बाकी वाला जो रेफरेंस है वो आप अपने पैराग्राफ में देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बॉडी पैराग्राफ इफेक्ट का पढ़ रहे हैं तो उसमें इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल आ सकता है, कल्चरल आ सकता है, साइंटिफिक रेफरेंस भी आ सकता है जब आप बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की, ग्लोबल वार्मिंग, एग्जाम्पल और केस स्टडीज़ भी आ सकती हैं। कुछ लोग हर जगह पे केस स्टडी या एग्जाम्पल देते हैं वो प्लस पॉइंट होता है। बाज़ औक़ात एग्जाम्पल नहीं मिल रही होती तो आप ना दें, अदरवाइज एक रेफरेंस और एक एग्जाम्पल हर किस्म के पैराग्राफ में आप दे सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ लंबा हो रहा है तो एटलीस्ट रेफरेंस लाजमी दें। डिजिट जनरल बताना है लेकिन एडमिटेड होगा ना, उसके साथ ये नहीं लिखना कि आईएमएफ के मुताबिक 2.3 है या 3.2 है। सिर्फ इसलिए कि वो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो एक ओपनिंग है सिर्फ,
हम उसमें हर चीज़ पूरी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे ना। 45% अगर इन्फ्लेशन है तो वो बाद में आप बता दीजिएगा कि पाकिस्तान जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है उसने भी यही कहा है, इंट्रोडक्शन में बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी ये फ्लड की रिपोर्ट देख लें ज़रा, 22 की उन्होंने दी हुई, 25 की शायद नहीं इसमें शामिल हुई, उसका डाटा सारा नहीं आया ना। ये 33 मिलियन का नुकसान, 33 मिलियन पीपल का नुकसान हुआ। और रिपोर्ट ये यूएनडीपी ने रिपोर्ट किया, ये एक रेफरेंस की किस्म बता दी है, ठीक है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ है सोल्यूशन का। सोल्यूशन चूंकि मसले का हल होता है, सजेशन, आपने मसला बयान कर लिया, उसकी काज़त बयान कर ली, अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ जब गए हैं तो सोल्यूशन में मैंने कहा था कि एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज सोल्यूशन और वेयर इट वाज अप्लाइड और व्हाट वर द रिजल्ट्स, ये 3 क्वेश्चन। क्यों? एक्सपर्ट ओपिनियन, हु सेड कि ये सोल्यूशन जो आप कह रहे हैं कि दरख्त लगाए जाएं, किसने कहा कि दरख्त लगाएं तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी? भाई ABC पर्सन ने। अच्छा, ये कहीं कहीं पे हुआ है? सऊदीया, कतर की, चाइना की मिसाल ने उन्होंने किया है, वहां पे रिजल्ट क्या है? टेम्परेचर को कम हुआ है, ठीक है। तो वो फिर बुक या जर्नल रेफरेंसेस या ये चूंकि सोशल वाला डाल दिया, एनालॉजी और साइंटिफिक रेफरेंसेस या एग्जाम्पल दे के आप समझा सकते हैं, ठीक है। इसमें उस तरह प्रूव करने वाली बात नहीं आएगी। इसमें ये जो बुक और रीजनल जो कंपैरिजन या ये सारी, ये मसले का हल वैलिडेट करने के लिए सारे रेफरेंसेस होंगे। पीछे हम बात कर रहे थे कि ये इम्पैक्ट है, तो किसने कहा कि पाकिस्तान में जो है ये जो 83% लास्ट टाइम रिपोर्ट आई है कि ट्रैफिक की वजह से लाहौर में 83% जो स्मोक है वो ट्रैफिक की वजह से, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के लेवल पे रिपोर्ट है। तो वो आप इफेक्ट की बात कर रहे थे, जब स्मोक एक इफेक्ट है, ठीक है। तो जब आप काजेज की बात कर रहे थे तो वहाँ ये दूसरे अंदाज से आ जाएगी। यहाँ पे स्मोक के लिहाज से हम दे रहे हैं, यहाँ पे काजेज में आप आ जाएंगे कि ट्रैफिक को हम कंट्रोल करेंगे या रेगुलेट करेंगे उनकी जो स्मोक कमिटिंग है, तो फिर ही स्मोक वाला मसला हल होगा। रेफरेंस को आपने अपने अंदाज से इस्तेमाल करना है, लॉजिकली, इलॉजिकली नहीं। अच्छा, उसके बाद कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन अब जनाब सबसे टेक्निकल चीज़ है। कंक्लूजन के बाद आपकी गुफ्तगू बंद होने लगी है। कंक्लूजन के बाद आपका जो पॉइंट कोई रह गया तो रह गया। अब हमने पूरे का पूरा ऐसे, कई साहिब को तकरीर करने जाते तो वो आखिर पर बताते हैं कि जी वो मैंने यहाँ से बात स्टार्ट की थी और ये है, ये है और ये है और वमा लेना इल्लल बलाग, ठीक है। तो वो पर्पस क्या होता है? एक तो आपने समराइज करना है, फिर मॉरल या फिर इंटेलेक्चुअल मैसेज देना है आपने। मॉरल मैसेज या मोटिवेटिंग एक फीचर हमने देना होता है। हम पॉजिटिव रहते हैं हमेशा कि मसला भी बता दिया, मसले के वजूहात भी बता दी, मसले की वजह से आगे जो मसले बन रहे हैं इम्पैक्ट्स वो भी बता दिए, सोल्यूशन भी बता दिए। अब हम जाते जाते कहने लगे हैं कि ठीक है जी मसला है, ये वाले इसके सोल्यूशन भी हैं, ये सोल्यूशन लग जाए तो भाई मसला हल हो जाएगा। हम बड़े पक्के अंदाज से मस्ट बी, शुड बी और विल बी, इस तरह इतने ऑप्टोमिस्ट अंदाज से, कैन बी मे बी नहीं। कैन बी मे बी तो होता है जो लोग श्योर ना हों कि बात सही कर रहा हूं या नहीं। जो श्योर होते हैं वो कहते हैं कि इट विल बी इन दैट सिचुएशन के वो जो ग्लोबल वार्मिंग है या हमारी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन या फिर ये स्मोक वाली जो सिचुएशन है इससे हम निकल सकते हैं, ठीक है, या निकल जाएंगे, विल बी। पर्सनालिटी कोटेशन आ सकती है इसमें क्योंकि हमने कोई मॉरल सपोर्ट दे के जाना है। उसके बाद ये रिलीजियस होगी, ये ज़ाहिर है सोशल के लिहाज से होती। एक्सपर्ट ओपिनियन भी लाजमी देना है। मिसाल ये ले लें कि इन द वर्ड्स ऑफ कायद आज़म, विद फेथ डिसिप्लिन एंड दिस पाकिस्तान जो है द सेम स्पिरिट मस्ट गाइड पाकिस्तान रिफॉर्म। तो वो रिफॉर्म्स भी या पाकिस्तान को आगे अगर चलाना है तो जो इस्लाहात हैं वो उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस तरह कायद आज़म साहब ने फरमाया था।
ये है जी हमारा मॉडल ऐसे। एसडीओ में 1500 वर्ड्स का ऐसे होगा, 2 घंटे होंगे लिखने के लिए। इंस्पेक्टर लीगल वाले बेशक 50 नंबर का शायद उनका ऐसे है, तो उनको भी 2 घंटे ही मिलेंगे और 1500 वर्ड्स का ही होगा। नायब तहसीलदार आगे आ रहा है, उनका भी इसी तरह। ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है, उनका भी, तहसीलदार का भी इसी तरह था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का और पीएमएस का। अब 1500 वर्ड पीएससी ने ना ये असूल सेट कर लिया कि 25 नंबर का जो पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा का था ना, वो भी 2 घंटे का ही था और 1500 वर्ड्स का ही था। यहां तक कि उर्दू का ऐसे जो 25 नंबर का होता है ना, वो भी 1500 वर्ड्स ही मांगे हुए थे और 2 घंटे का ही था। लिहाजा अब ये काफ़ी हद तक उन्होंने ये स्टैब्लिश कर दिया है कि आपसे 2 घंटे में ही लिखवाया जाएगा और 1500 वर्ड्स ही लिखवाया जाएगा। ठीक है। पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी के ऊपर। 5-6 टॉपिक्स मैंने लिए हैं, इनको थोड़ा सा समझा के आपको ऐसे बनवा देता हूं। एक टॉपिक तो है रिफॉर्मिंग द जस्टिस सिस्टम, अ पाथवे टू डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस। अगर हम जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव करेंगे तो हमें रास्ता मिल जाएगा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस का। डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत होगी, सादा लफ्जों में। दूसरा टॉपिक है द रोल ऑफ जस्टिस इन अचीविंग ट्रू डेमोक्रेसी। क्या रोल है इंसाफ का? ये इंसाफ सिर्फ अदालती इंसाफ नहीं है, मुआशी इंसाफ भी, माशरती इंसाफ भी, सियासी इंसाफ भी है, इंतजामी इंसाफ भी होता है। हर लेवल पे हर बंदे के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो ये जब आपको मॉडल ऐसे मिलेगा ना, तो इसमें आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह कड़ी से कड़ी जोड़ के ये चीज़ें बनाई गई हैं। आपको पैराग्राफ में वही सारी चीज़ें मिलेंगी जिस तरह मैंने सारे उसूल और क़वानीन आपको बताए। कुछ भी नहीं चैलेंजिंग, 1500 वर्ड्स आसानी से 2 घंटे में लिखे जाते हैं, कोई मसला नहीं इसका। आउटलाइन अच्छी बनी हुई हो 25-30 मिनट में, तो बाकी 1.25 घंटे में लिखा जाता है। 5-6 मिनट में एक पैराग्राफ बंदा लिख लेता है, जिसको जो गाइड हो जाए अपने ही काम से, तो वो चल पड़ता है। नंबर 3 है वेयर देयर इज नो जस्टिस देयर इज नो डेमोक्रेसी। जहां पे इंसाफ नहीं होगा वहां पे डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। अच्छा, व्हाई हैज डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान? सजेस्ट वेज टू मेक इट सक्सेसफुल। क्यों फेल हुई है, कामयाब कैसे होगी? 5, हाउ कैन अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी बी अचीव्ड इन पाकिस्तान? कैसे होगा? 6 नंबर पे है वेयर जस्टिस इज एब्सेंट डेमोक्रेसी बिकम द फॉर्म ऑफ टायरनी। जुल्म बन जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये कौन सा मैंने टॉपिक उठाया? मेरे ख्याल टॉपिक नंबर 2 है रोल ऑफ, हाँ, रोल ऑफ जस्टिस वाला, इसको हम बनाएंगे। पहले ये इन सब का थोड़ा सा कंपैरिजन भी पढ़ लें। यहां पे जरा पढ़िए कि 1500 वर्ड्स आपने पूरे कैसे करने। देखिए, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं और मैं सारी चीजें सिखा के जाऊंगा। आप इसको बार बार बाद में देख लीजिएगा, ये लिंक आपको प्राइवेट में पड़ा रहेगा, लेकिन 10 बजे तक मैंने आपसे एक असाइनमेंट लाजमी लेनी है, ये याद रखें। ईच ऐसे, ये जो 1500 वर्ड्स का है, ये ईच ऐसे विल फॉलो द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में होगा। वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन आया है, यू सेड 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेज इन द बॉडी पैराग्राफ। आप अभी मॉडल ऐसे देख लेना तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक सपोर्टिंग एविडेंस को एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ पैराग्राफ बन सकता है। 3 देने ज़रूरी नहीं है, मिसाल दे दें और एक रेफरेंस दे दें।
वो 3 तो दिए हुए ना, कोई 3-4 हज़ार वर्ड्स के ऐसे के लिए वो एक पिक्चर दी थी आपको। हमने 1500 वर्ड्स में आना है। अगर 1500 वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन होगा 120 से 40 का, ये सबसे बड़ा पैराग्राफ होता है। बॉडी पैराग्राफ डायमेंशन 1, प्राइमरी पैराग्राफ 4 से 5 हो सकते हैं, और 100 से 120 वर्ड्स इनकी लेंथ हो सकती है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले हिसाब में जा रहे हैं तो 3 पैराग्राफ अगर या 4 पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, स्टार्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ जस्टिस लिखेंगे पहले, उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ जस्टिस लिख सकते हैं। देखिए ना, जिस डायमेंशन को आपने अपनाना है, ये मैं एक डायमेंशन आपके सामने ओपन कर दूंगा। उसके बाद डायमेंशन 2 आ जाती है रिकमेंडेशन की, ठीक है। उसमें 4 से 5 पैराग्राफ, हर पैराग्राफ 100 से 120 वर्ड्स का होगा। कंक्लूजन सबसे शॉर्ट होगा, 70-80 तक भी आ सकता है, 90 से 100 तो मैंने मैक्सिमम लिखा है। अब अगर टाइटल्स एंड डायरेक्शनल स्ट्रेटजी देखें आप, मैंने 6 टाइटल यहां पे बताए थे और 6 को हम यहां पे ओपन कर लेते हैं। रिफॉर्मिंग द जस्टिस सिस्टम अ पाथवे टू डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस, ये पॉजिटिव है। दरअसल पॉजिटिव चीज आपने एक्सप्लोर करनी है। नेगेटिव अगर करेंगे तो उसके बाद भी आपको सोल्यूशन तो देने ही पड़ेंगे। हम पॉजिटिव चीज को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो रिफॉर्म्स इन जस्टिस स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, ये फोकस होगा आपका। अगर आप कहेंगे द रोल ऑफ जस्टिस इन अचीविंग ट्रू डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब होगा, ऊपर हमने रिफॉर्म की बात की, नीचे हमने कहा जो जस्टिस की मतलब एस्टैब्लिशमेंट है या जो जस्टिस सिस्टम है उसी को हम मजबूत करके अगर हम इंसाफ यकीनी बना दें। देखिए ना, एक तो नैब इदारा है, उसकी जगह पे नया इदारा बनाना तो वो रिफॉर्म्स हो सकती है। नैब का स्ट्रक्चर चेंज करना तो रिफॉर्म्स हो सकती है। अगर नैब मौजूद है उसी को आज़ाद करना है तो फिर ये दूसरा आएगा कि जस्टिस एंश्योर्स इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन एंड स्टेबिलिटी। सिस्टम मौजूद है, उससे इंसाफ लेना है सिर्फ, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, वेयर देयर इज नो जस्टिस देयर इज नो डेमोक्रेसी। ये नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बताना है कि जहां पे इनजस्टिस होता है वहां पे ये मसले होते हैं। फिर साथ ही हम बता देंगे कि अगर हम जस्टिस लाना चाहते हैं तो ये सोल्यूशन भी है। नंबर 4 पे, व्हाई हैज डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, सजेस्ट वेज टू मेक इट सक्सेसफुल। ये स्टार्ट नेगेटिव से हो रहा है कि वाई हैज डेमोक्रेसी, हमने स्टार्ट में वो काजेज लिखनी है जिन्होंने फेल किया, लेकिन जाएगा ये भी पॉजिटिव की तरफ। आखिर पे उसने पूछ लिया है कि सजेस्ट करें। मसले वाला हर ऐसे सजेशन के साथ खत्म होगा, सोल्यूशन के साथ खत्म होगा। A democracy failed due to injustice and institutional decay plus solutions। बेशक ये साथ इधर लिखे हुए ना सोल्यूशन। उसके बाद नंबर 5 है, हाउ कैन अ ब्राइट फ्यूचर फॉर डेमोक्रेसी बी अचीव्ड इन पाकिस्तान। ये प्रॉब्लम सोल्यूशन है, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम ही है। ये सिंपल उन्होंने पूछ लिया है, पहले तो आपने ये साबित करना है कि प्रॉब्लम है और फिर सोल्यूशन क्या है। हाउ कैन अ ब्राइट फ्यूचर किस तरह होगा, वन डायमेंशनल नहीं चल पड़ना। हम अगर साबित करेंगे कि प्रॉब्लम वाकई है तो फिर ही सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना। तो फ्यूचर पॉसिबल ओनली थ्रू जस्टिस रिफॉर्म्स, फ्यूचर इज पॉसिबल। उसके बाद 6 है, वेयर जस्टिस इज एब्सेंट डेमोक्रेसी बिकम्स अ फॉर्म ऑफ टायरनी। ठीक है, ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके बाद आपने सजेशन इसमें भी दे के जानी है कि भाई हम कब चाहते हैं कि इस तरह रहे। हम तो सोल्यूशन दे के जाएंगे। इनजस्टिस टर्न्स डेमोक्रेसी इनटू एलीट ड्रिवन ऑपरेशन, आगे हम सोल्यूशन देंगे। ये 6 किस्म के टाइटल्स हैं डेमोक्रेसी के, जो डाइवर्स पोजीशन में या डाइवर्स सिचुएशन में हमने लिए हैं। इनके करीब करीब के डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे आते हैं। अब हम द रोल ऑफ जस्टिस इन अचीविंग ट्रू डेमोक्रेसी, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूरा ऐसे में पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, और यहाँ पे आउटलाइन भी आपको समझा के जाऊंगा कि आउटलाइन होती किस तरह से है।
वो मैंने एक पॉइंट लिखा था, ब्लैंक बुलेट नहीं फेंकने होते। ब्लैंक बुलेट क्या होता है और कंटेक्सचुअल लाइन क्या होती है, मैं आपको आज समझा दूंगा। इंट्रोडक्शन हेडिंग आ गई, एक सब हेडिंग काफ़ी है, 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीएसएस में आप 4 पेजेस तक चले जाते हैं आउटलाइन में। यहाँ पे 2 पेज से ऊपर आउटलाइन नहीं लिखनी आपने, मैक्सिमम 2 पेजेस, और लाइनें छोड़ छोड़ के नहीं लिखनी, ये जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई ना इसी तरह लिखनी। उसके बाद करंट डेमोक्रेसी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान है, 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन याद रखिए आपने इसका पैरा एक ही लिखना है। एक पैराग्राफ आ गया इंट्रोडक्शन का, दूसरा पैराग्राफ आ गया करंट डेमोक्रेसी सिचुएशन इन पाकिस्तान को। उसमें आप बता दें इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, मिलिट्री इंटरफेरेंस है, उसके बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, वीक रूल ऑफ लॉ है। ये आपने किसी मिसाल के साथ, किसी रेफरेंस के साथ, किसी एविडेंस के साथ बताना। 2 पैराग्राफ हो गए। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ जस्टिस, हम रोल वाली बात करते हैं। पहले हम बताते हैं कि रोल क्या है इसका, दूसरे में हम बताएंगे अच्छा रोल ठीक है अच्छा है, तो फिर हम लेके कैसे आए जस्टिस को, वो भी हम बता के जाएंगे। ये जो ये सेंटेंस पढ़िएगा, कितने नाप तोल के, कितने खूबसूरती के साथ सेट किए हुए हैं। ब्लैंक बुलेट होता है रूल ऑफ लॉ, ब्लैंक बुलेट होता है सिटीजन राइट्स। मैं कहता हूं जब आपसे पूछा गया है कि रोल क्या है जस्टिस का, आप एक एक पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो आप बताइए ना कि जस्टिस क्या करता है, जस्टिस का रिजल्ट क्या क्या होता है। जस्टिस अपहोल्ड्स रूल ऑफ लॉ एंड एंश्योर्स फेयरनेस। क्या करता है और इससे फिर क्या होता है, आगे इफेक्ट भी होता है कोई। अब देख लें ये 5 अल्फाज के अंदर कितना बड़ा आइडिया, कितना बड़ा मैसेज दे दिया गया। ठीक है, अकेला रूल ऑफ लॉ लिखेंगे, अकेला फेयरनेस लिखेंगे, तो कोई पता नहीं चलना फेयरनेस का मतलब क्या है। और एक और मैं आपको मजे की बात बता दूं, हमें क्या पता रूल ऑफ लॉ आप किस हिसाब से कह रहे हैं, पॉजिटिवली कह रहे हैं खराब हो रहा है इससे रूल ऑफ लॉ, ये ठीक हो रहा है, आपके सामने ही है ना। एक पार्टी आती है अपने हिसाब से कर रही होती है रिफॉर्म्स, दूसरी पार्टी आती है उसके अगेंस्ट करती है, तो अपने लिहाज से तो दोनों ही ठीक कह रहे होते हैं। तो फिर हमें क्या पता चला कि रूल ऑफ लॉ अच्छा होगा तो किसको नुकसान है, किसको फायदा है, रूल ऑफ लॉ बुरा होगा तो किसको फायदा है, किसको नुकसान है। ठीक है, लिहाजा पूरा लिखना जरूरी। ये जस्टिस जो है सिक्योर करता है सिटीजन राइट्स एंड फ्रीडम को, प्रिवेंट करता है पावर अब्यूज को, और थ्रू अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद बिल्ड करता है सोशल यूनिटी इम्पार्शियल जस्टिस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फॉस्टर करता है ट्रस्ट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन को। ये मैंने 5 तक लिखा है, बाकी 2 मैंने येलो कर दिए हैं। 5 लिख लें और 5 के पैराग्राफ लिखें तब भी ठीक है, 7 लिख के 5 के पैराग्राफ लिखने हैं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि जितने पॉइंट्स आप लिख रहे हैं उनके पैराग्राफ उधर लिखें। उसके बाद सजेशन है कि ये जो इंसाफ है ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इंसाफ होगा तो रूल ऑफ लॉ आएगा, फेयरनेस आएगी, सिटीजन के राइट्स ठीक होंगे तो फ्रीडम और पावर अब्यूज़। अच्छा, ये एंड फ्रीडम काट दें, कोशिश करनी है एक लाइन में एक ही पॉइंट हो, या उसका इफेक्ट साथ ऐड कर सकते हैं। ये प्रिवेंट करता है पावर अब्यूज को थ्रू अकाउंटेबिलिटी, ये प्रोसेस बताया है। ये 2 पॉइंट्स अलग अलग नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी अलग है और पावर अब्यूज का प्रिवेंशन अलग है, ये एक ही चीज़ है। तो बिल्ड करता है सोशल यूनिटी वाया इम्पार्शियल जस्टिस, ये भी प्रोसेस बताया है, पॉइंट अलग अलग नहीं है, पॉइंट एक लाइन में एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि इनसे आपने पैराग्राफ बनाना है और एक पैराग्राफ में भी एक ही पॉइंट होता है, इसलिए इस पॉइंट में इस लाइन में भी आपका एक ही पॉइंट होना चाहिए। अब आ जाते हैं सजेशन में। हमने देखना है कि कौन से वो स्टेप्स होंगे जिससे इंसाफ रिस्टोर होगा। अब हम हर सेंटेंस में इंसाफ रिस्टोर होने का वर्ड तो नहीं यूज कर सकते, हम उन तमाम अवामल को मेंशन करेंगे जिनसे इंसाफ रिस्टोर होगा, और वो स्टेप्स मेंशन करेंगे जो उन अवामल को इंश्योर करेंगे आपके सामने कि ये जो सजेशंस फॉर अचीविंग ट्रू डेमोक्रेसी इंश्योर करें। थोड़ी देर बाद पता चलेगा, मैंने एक्शन वर्ड से स्टार्ट लिया हुआ, ये रोल है उसका
और इससे अचीव होगा। डायरेक्ट एक्शन वर्ड देना होता है, कहानियां नहीं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड फेयर ट्रायल्स, तो क्या होगा, इंसाफ मजबूत हो जाएगी। या पैराग्राफ में लिखेंगे, इंट्रोड्यूस करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स फॉर इंक्लूसिवनेस। एक पार्टी के लोगों के ऊपर पर्चे और दूसरी पार्टी जो है वो धक्के से ऊपर, इस तरह ना हो। प्रमोट करें ट्रांसपेरेंसी टू फाइट करप्शन। स्प्रेड करें सिविक एजुकेशन फॉर अवेयरनेस। पुश करें डिसेंट्रलाइजेशन टू मीट लोकल नीड्स। लोकल गवर्नमेंट्स, उनकी बात हुई। उसके बाद स्पीड अप करें जस्टिस डिलीवरी थ्रू रिफॉर्म्स। प्रोटेक्ट करें मीडिया फ्रीडम को एंड विसल ब्लोअर्स को। अगर कोई स्टेट के इंटरेस्ट में, अवाम के इंटरेस्ट में बात करना चाहता है तो उसको उठा ना लिया जाए, उनको भी पढ़ो। यानी ये स्टेप्स करें तो ये वाले अवामल होंगे, और ये वाले अवामल जनाब वाला इंसाफ को रिस्टोर करते हैं, जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। ठीक है, कनेक्शन समझ लेंगे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में बहुत सादा चीज़ है कि पाकिस्तान नीड्स रिफॉर्म्स टू बिल्ड अ फेयर डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमें रिफॉर्म्स चाहिए, बस। ये हो गया आउटलाइन। अब मैं आपको सबूत के साथ हम चलेंगे। पहला पैराग्राफ क्या था? इंट्रोडक्शन का। डिफाइन करना है डेमोक्रेसी को एंड की फैक्टर्स बिहाइंड ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। फिर हम कुछ फेलियर का भी बता देंगे वहां पे। उस इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर सॉवरेंटी लाइज विद द पीपल। ये डेफिनेशन है। यहां पे आप अब्राहम लिंकन की बेशक लिख दें, आपकी पसंद अपनी अपनी। ये एक्सरसाइज थ्रू फेयर इलेक्शंस, ख्वाब में चल रहे हैं हम, वैसे पाकिस्तान में नहीं। इक्वल राइट्स एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। देखें, डेमोक्रेसी ये है दरअसल। अब डेमोक्रेसी ये कैसे होगी? अब हम कहते हैं कि अभी कैसे बेड़ा गर्क हुआ हमारा। डेमोक्रेसी लूजेस इट्स मीनिंग विदाउट जस्टिस। डेमोक्रेसी के मीनिंग जो है वो दफन हो जाते हैं, इसका असल पर्पस ही दफन हो जाता है। जस्टिस इंश्योर्स फेयरनेस, और फिर हमने कहा कि ये नहीं होगा तो खराबी है। और जस्टिस करेगा क्या क्या, ये परवेज उद भाई इनका भी बता दिया, और ये सारा ये कुछ पॉइंट्स दे दिए। किस तरह के पॉइंट्स? वही फेयरनेस, इम्पार्शियल ट्रीटमेंट एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये पॉइंट्स कौन से हैं? ये जनाब पॉइंट्स लिए गए हैं आपकी आउटलाइन से, ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, और अभी हम सोल्यूशन की अगर बात करेंगे, दरमियान में हमने ये परवेज हुद भाई लिख दिया है। बेशक आप ये ना लिखें, ऊपर आपने स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लिया था, दैट्स ओके। और यहाँ पे विदाउट विच ये हो गया, परपीचुअल पॉलिटिकल सर्कस बन गई है पाकिस्तान में। तो लैक ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, ये मसले बताए जा रहे हैं। रैम्पेंट करप्शन है, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन है, ये सारा मसले हैं। और अगर हमने इससे निकलना है तो फिर हम उन्हीं पॉइंट देखें। ये इम्पैक्ट्स हमने आउटलाइन में नहीं दिए, लेकिन सोल्यूशन तो दिए हैं। सोल्यूशन फिर वहाँ से उठाए हैं। कौन कौन से सोल्यूशन थे? जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी, यही थे। अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा डेमोक्रेटिक डिके कंटिन्यूज, अचीविंग ट्रू डेमोक्रेसी ये डिमांड करता है जस्टिस बेस्ड फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हमने एक कलेक्टिव सा पॉइंट दे दिया। ठीक है, और इट दैट कैन रिस्टोर पब्लिक फेथ एंड पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी। ये एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं स्मार्ट किस्म का इंट्रोडक्शन है। दूसरा है, ये स्मार्ट किस्म का रखा है इसलिए क्योंकि आगे पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी बहस होने लगी है, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली। अब पाकिस्तान की जब हम बात करें तो इसमें प्रॉपरली पूरा आ जाएगी आपकी जो है वो रेफरेंस और वो सारा कुछ। पाकिस्तान डेमोक्रेसी फेसेस, ये चैलेंजेस हैं यहाँ पे। ये चैलेंजेस वही हैं जो आपके आउटलाइन में, चूँकि हमने एक एडिशनल पैराग्राफ, और फर्दर मोर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फलां फलां, और ये 2023 की रिपोर्ट्स है, 24 की लिख लें। और इकोनॉमिस्ट जो जर्नल है उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट लिख दें, उसमें बताया गया है
कि दुनिया के 10 जो फेल्ड डेमोक्रेसी हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर है, और उनमें 3 ऐसी हैं, रशिया है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। इन 3 में अपोजिशन को बात तक करने की इजाज़त नहीं है। ये 3 ममालिक दुनिया में बदतरीन डेमोक्रेसीज हैं। ये 3 ममालिक दुनिया में बदतरीन डेमोक्रेसीज हैं। ये इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा, मैं नहीं कह रहा। और उसके बाद फिर ये पहला है ना, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट ये अपहोल्ड करता है, इसके ऊपर पॉइंट इसके ऊपर पैरा आ जाएगा। ये सिक्योर करता है राइट्स को, इसके ऊपर पैरा, फिर इसके ऊपर पैरा थे। ये तो इसका रोल है। अब हम इसको पाकिस्तान में रिस्टोर कैसे करेंगे, उनके स्टेप्स के ऊपर बात करते हैं। ये छोटा सा एक पैरा आएगा, आपको मैं दिखा भी देता हूं कहाँ लिखा हुआ। ये एक हो गया, ये फॉर्म 45-47 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं उनकी बात करते हैं। ये डिजिट्स भी दिए हुए हैं, हमारा इंसाफ का निज़ाम कितना बैकलॉग है उनके पास, और जो है हमारे एक केस जो है वो एवरेज 5.5 साल में सुना जा रहा है। फिर जस्टिस इज़ द ओनली मैकेनिज्म, वो ये जस्टिस क्या कर सकता है। यहाँ पे सिंगापुर की मिसाल है, 98% वहाँ पे इंसाफ है, और हमारे जो कन्विक्शन रेट है 9% है। ये 9% भी कब जाके होता है पता ही आपको। और पाकिस्तान का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये है, क्योंकि आगे सजाएं नहीं ना, और यहाँ हम 135 नंबर पे हैं 180 में से, ठीक है। स्कोर ये है और हमारी रैंकिंग ये है 2024 की। और उसके बाद जस्टिस इज नॉट मेयरली जस्टिस, और क्या करता है, ये हो गया। अब हम ये छोटा सा पैराग्राफ है, नहीं वो ट्रांजिशन पैराग्राफ, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है। टू रीस्टोर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेटिक बैलेंस के लिए हमें पाकिस्तान मस्ट स्ट्रेंथन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। ये पहला पैरा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पहला पैरा हमारी आउटलाइन में पहला पॉइंट कौन सा था, जुडिशियल इंडिपेंडेंस था, तो वही लिख दिया। दूसरा पैराग्राफ कौन सा था, दूसरा पैराग्राफ था हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म का, तो वहां पर भी इलेक्टोरल रिफॉर्म थी। तीसरा पैराग्राफ था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का, लोगों को बिफोर लॉ जो है सब इक्वल आपने लेके आना है। तीसरा था पॉलिटिकल एजुकेशन या सिविक एजुकेशन। उसके बाद था डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ गया। ये टोटल सिस्टम, ये है एक ऐसे, आपको स्टार्ट से लेकर सारी चीजें बता दी गई हैं। आपके सामने एक ऐसे भी रख दिया गया है, ये आपके साथ शेयर भी क्लास है, ये भी आपके पास होगी, आप रिवाइंड कर करके सुन सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग का तो हम नहीं कुछ कर सकते। चले जी, मेरी तरफ से जो आज का मुद्दा था वो मैंने बयान कर दिया है। आप सब लोगों के अगर कोई सवालात हैं तो वो आप कीजिए। मैं मेरे तक सवालात, वैसे मेरी आवाज़ चूँकि कोई 30 सेकंड डिले में है, तो मैं आप जल्दी कीजिएगा ताकि हम कोशिश करें कि 30 से 35 मिनट तक हम इसको वाइंड अप कर लें। मैं एक बार सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है आज, तब तक आप जो है वो अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख दें, अपना सवाल लिख दें, मैं बाद में देख लेता हूँ। आज हमने दरअसल किया है एक तो असासे बांटे हैं, शर्त और मैदान हमने पीपीएससी को दे दिया और जीत हमने ले ली है, ठीक है इंशाल्लाह। मेजर मिस्टेक्स ये हमने देखी हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग। मेरे पास जो ऐसे आते रहे हैं पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में तकरीबन 50 ग्रुप्स के ऐसेज मैंने चेक किए हैं, तो वो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखता रहता हूँ, ये वो है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पैराज इन इंग्लिश ऐसे, क्या स्ट्रक्चर बनता है उसका। फिर पार्ट्स ऑफ एन ऐसे, पार्ट्स ऑफ एन ऐसे मीन उसके अंदर पैराग्राफ कौन कौन से होते हैं। फिर रेफरेंसेस की बुनियाद पर पैराग्राफ की कंपोजिशन, और फिर एक मॉडल ऐसे। ये सारी चीज़ें आज हमने की हैं। अगर किसी को ये नहीं मिली तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके वो सारी चीज़ों को दोबारा से सुन सकते हैं, ठीक है। मेरे सामने एक सवाल है
कि मैंने कहा है कि आउटलाइन शुड नॉट एक्सीड 2 पेजेस। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने 4 पेजेस की आउटलाइन लिखनी है तो वो 1 घंटे में लिखी जाएगी, फिर आपके पास टाइम नहीं बचना। मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है। मुझे ये पता है कि आपने 1500 अल्फाज के ऐसे भी लिखना है, और CSS में 3 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे। आउटलाइन के बाद जितनी देर 2000 वर्ड्स को लगती है या 2500 को लगती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। आपको 1500 वर्ड्स भी लिखने में बड़ी देर लगती है। अगर लोग एक इवन 1.5 घंटे में आउटलाइन बनाते हैं, CSS में लोग और 1.5 घंटे में ऐसे लिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे घंटे ही 2 हैं हमारे पास। 35 मिनट तक आपने आउटलाइन फाइनल कर देनी है। उसके बाद आप देख लें 15 पैराग्राफ आप कितनी देर में लिखेंगे। 14 भी लिखें, 13 भी लिखें, तो 6 से 7 मिनट या 5 मिनट में भी लिखें, तो आप देख लें आप वैसे 70+ मिनट्स में जा रहे हैं, तो ये कैसे पूरा करेंगे फिर। और टाइम मैनेजमेंट की वजह से कह रहा हूँ। वैसे आप हर पॉइंट के साथ रेफरेंस मेंशन कर दें आउटलाइन में, तो उस जैसी तो बात ही कोई नहीं है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर तो हम नहीं करेंगे ना, उससे आउटलाइन 2x हो जाती है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मिलते हैं जी फिर टास्क के साथ, और उसके बाद क्या करना है ग्रुप चलाने का। बहुत शुक्रिया।